हाँ जी मेरे भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी के? कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। तो 12 बज गए हैं भाई, आ जाइए। चलिए, स्वागत है आपका। बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस आप सभी के सामने ये रहे, बेहतरीन से एकदम। देखिएगा क्या क्या कह रहे हैं। आज की तारीख 20 मार्च और बड़े प्यारे क्वेश्चंस। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी के आवंटन को 20% से बढ़ाकर कितने परसेंट करने का प्रस्ताव दिया है? देखिए, यहाँ पर वेस्टर्न एशिया में डिस्प्यूट तो चल ही रहे हैं। आपने सिलेंडर की मारामारी आपने देख ही ली, स्पेशली कमर्शियल सिलेंडर की मारामारी। कमर्शियल मतलब जो होटल्स वगैरह में, बैंक्वेट में, इन सब में यूज होते हैं। तो बड़ी समस्या और किल्लत आ रही है। तो इसी बीच सरकार ने कहा है कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एलोकेशन है, उसको 20% से बढ़ा करके 30% कर दिया जाए। कितने परसेंट कर दिया जाए? 30%। और यहाँ पर ये इंश्योर किया जाए कि जो एलपीजी यूज की जाती है, इस एलपीजी की जगह पर अब एलपीजी की बजाय पीएनजी यूज की जाए। पाइप्ड नेचुरल गैस है ना, जो पाइप के माध्यम से आती है, तो पाइप्ड नेचुरल गैस यूज की जाए। तो फिलहाल तो जो एलोकेशन है उसको 30% बढ़ा दिया जाए, लेकिन लॉन्ग रन में ये सुनिश्चित किया जाए कि एलपीजी की जगह पर पीएनजी का यूज हो सके। ये यहाँ पर कहा गया है, आप देख सकते हो। ड्यू टू द सिचुएशन इन द वेस्ट एशिया, गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज द कमर्शियल एलपीजी एलोकेशन फ्रॉम 20% से 30%। और दिस डिसीजन कम्युनिकेटेड बाय द नीरज मित्तल जी के द्वारा ये डिसीजन दिया गया, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। रिड्यूस एलपीजी यूज इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में एलपीजी के यूज को कम करना है। इंक्रीज करना है यूज को किसका? जो पीएनजी, जो पाइप के माध्यम से गैस आती है, पाइप्ड नेचुरल गैस जिसे बोलते हैं। सपोर्ट अ शिफ्ट फ्रॉम एलपीजी टू पीएनजी, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि सुनहरा मार्ग, ओहो क्या बात कर रहा है। सुनहरा मार्ग प्राचीन भारत ने दुनिया को कैसे बदला? सुनहरा मार्ग प्राचीन भारत ने दुनिया को कैसे बदला, सारी बातें प्राचीन भारत के बारे में। पुस्तक के मार्ग लिटन इतिहासकार 2026 किसने जीती है? पुस्तक के लिए मार्क लिटन इतिहासकार पुरस्कार 2026 किसने जीता है? रामचंद्र गुहा, रोमिला थापर, इरफान हबीब या फिर विलियम डेल रिम्पल। तो ये किसके द्वारा जीता गया है? विलियम डैन रिम्पल के द्वारा इसे जीता गया है, जो ऑप्शन नंबर डी है, ये सही उत्तर होगा। अगर हम पूरी बात की बात करें तो आप देख सकते हो, विलियम डैन रिम्पल ने अपनी किताब एंड द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो एंशिएंट इंडिया ने कैसे, प्राचीन भारत ने कैसे विश्व को बदला, के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज जीत लिया है। और ये किताब नॉलेज देती है इंडिया का जो सेंट्रल रोल था शेपिंग एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन वगैरह को, ग्लोबल सिविलाइजेशन के लिए। इसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म की बात की गई है। जो व्यापार नेटवर्क था उसकी बात की गई है। मैथमेटिक्स में इंक्लूडिंग जीरो की बात की गई, शून्य सहित बात की गई। कल्चरल आइडियाज वगैरह, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। यह ऐतिहासिक लेखन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसमें $10,000 का प्राइज मनी भी दिया जाता है। अगला कह रहा है कि नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 किस स्टेडियम में आयोजित की जा रही है? नेशनल यानी कि राष्ट्र लेवल पर जो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है, इसको भैया कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। ये कलिंगा स्टेडियम है, आप देख सकते हो, भुवनेश्वर में ही पड़ता है ना। तो कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, उड़ीसा। द नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 इज बीइंग, इसमें ऑर्गेनाइज हो रही है 19 से 21 मार्च के बीच में। अगर हम डेट बात करें तो 19 से 21 मार्च के बीच में ये हो रही है। द ऑर्गेनाइज्ड बाय द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, सपोर्ट फ्रॉम द उड़ीसा गवर्नमेंट। तो इसको पैरालंपिक कमेटी करा रही है, उड़ीसा सरकार का सपोर्ट है। भुवनेश्वर में, उड़ीसा में जो कलिंगा स्टेडियम है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस हुबहू फिर एग्जाम में उतरते हैं और बाद में फिर पछतावा होता है, इसीलिए इनको ढंग से पढ़ा करो, ढंग से रिवीजन किया करो कि नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुई। तो वो भैया जैसे कि भुवनेश्वर, उड़ीसा में। लगभग 1460 एथलीट्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, 28 राज्यों के प्लस जो है बीएसएफ एंड अदर्स। तो 140 से ज्यादा मेडल इवेंट्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ द लार्जेस्ट पैरा एथलेटिक्स इवेंट है इंडिया में। सर्व्स एज अ सिलेक्शन प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस के लिए यहाँ पर सिलेक्शन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ से जो जीतेगा फिर वो इंटरनेशनल पैरालंपिक्स चैंपियनशिप वगैरह में जाता है और फिर कॉम्पीट करता है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 किस जगह पर हुआ है? तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट की बात करेंगे तो ये कहाँ पर, यशो भूमि में आपको देखने को मिलेगा। यशो भूमि द्वारका, नई दिल्ली में। कहाँ पर? यशो भूमि द्वारका, नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिसिटी जो है समिट देखने को मिलेगा 2026 का। 19 मार्च से 22 मार्च तक ये चल रहा है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आएगा। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि ऐसे ऐसे हुआ, यहाँ पर हुआ, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। विकास को विद्युतीकरण करना, स्थिरता के सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पर जोड़ना।
इसका सबमिट क्या है? टू ब्रिंग टुगेदरनेस पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स एंड एक्सपर्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, लीडर्स, एक्सपर्ट, सबको, जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक जगह पर लेकर के आना। टू डिस्कस फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल एनर्जी, विद्युत और सतत ऊर्जा के भविष्य पर चर्चा करना और क्या सूटेबल सुझाव हो सकते हैं उनको सामने लेकर के आना। विद्युत क्षेत्र में नवाचार यानी कि इनोवेशन हो गया, निवेश हो गया, और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है, कैसे ग्लोबली हम और आगे ज्यादा बढ़ सकते हैं, कॉम्पीट भी कर सकते हैं, इस पर भैया प्रकाश डालना था। इसके आंसर की बात करें तो फिर यशोभूमि वाला आंसर हो गया, द्वारिका। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या है आप सभी के सामने 5वां। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा किस राज्य में आयोजित की जा रही है? लगभग 30 किलोमीटर की परिक्रमा होगी भैया ये गुजरात में आयोजित की जा रही है, नर्मदा परिक्रमा, है ना, नर्मदा परिक्रमा लगभग 30 किलोमीटर की परिक्रमा होगी, जो कि गुजरात में आयोजित की जा रही है, जिसको नर्मदा परिक्रमा, उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा बोला जाएगा। और ये रहा इसका भैया नाम, आंसर गुजरात। द मंथ लॉन्ग उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा बिगिन ऑन 19 मार्च को ये भैया शुरू हुई। लाख ऑफ डिवोटीज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया टुक पार्ट इन द 30 किलोमीटर स्पिरिचुअल जर्नी है ये, एक प्रकार की 30 किलोमीटर लंबी आध्यात्मिक यात्रा है ये, इसमें भारत के बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं। आप देखोगे 2024 में लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों ने और 2025 में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। द 30 किलोमीटर रूट वॉज डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 10 करोड़ रुपए में इसको डेवलप किया गया है। द गवर्नमेंट मेड डिजिटल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, डिजिटल रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। और डिवोटीज की जो जर्नी है वो एक बार स्कैनिंग क्यूआर कोड वगैरह से हो जाएगी, क्योंकि जब डिजिटल रजिस्ट्रेशन है तो क्यूआर कोड स्कैन करके उनकी जर्नी शुरू हो जाएगी। ये कहाँ से शुरू होगी? रामपुरा से शुरू होगी और फिर यहीं पर आकर के खत्म होगी, ये पूरा परिक्रमा हो जाएगी और रामपुरा से शुरू होकर के ये यहीं पर आकर के खत्म हो जाने वाली है। बहुत सारे लाखों लोग इसमें आएंगे। द प्रोग्राम पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0 इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? या शिक्षा क्रांति है तो शिक्षा से ही संबंधित होगा भैया, शिक्षा क्रांति है तो शिक्षा से ही संबंधित होगा, तो शिक्षा क्रांति 2.0 आ चुका है। इसका मतलब जो ये लॉन्च्ड है, पंजाब शिक्षा 2.0 फॉर स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म, यानी कि जो स्कूली सुधार होते हैं, स्कूल शिक्षा में जो सुधार होते हैं, उसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो इसको कि विश्व बैंक की मदद से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुछ पैसे यहाँ पर विश्व बैंक भी देगा, कितने? लगभग 2500 करोड़ रुपए का इसमें लोन है विश्व बैंक का, 6 साल का इसका ड्यूरेशन होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट 3500 करोड़ का है। तो 3500 करोड़ में से 2500 करोड़ तो विश्व बैंक से लोन ले लिया और 1000 करोड़ रुपए भैया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए, ठीक है। तो 3500 करोड़ रुपए के हिसाब से मतलब स्कूल रिफॉर्म्स को किया जाएगा, स्कूली सुधार की जाएंगे, जिसमें से 2500 करोड़ वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया और 1000 करोड़ रुपए भैया पंजाब सरकार ने दिए। एम क्या है? पंजाब के एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाना, इसका एम है, जिसको पंजाब शिक्षा क्रांति कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द भव्य स्कीम, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? भव्य स्कीम, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्चुअली इसमें इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे 100 पूरे देश भर में, पूरे देश भर में भाई लगभग 33,000 करोड़ रुपए का ये प्लान है, 33,660 करोड़ रुपए का ये प्लान है, जिसके तहत 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें भव्य यानी कि भारत औद्योगिक औद्योगिक विकास योजना से संबंधित है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP फ्रेमवर्क के तहत इसको डेवलप किया जाएगा और बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया जाएगा, जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी इसमें जनरेट होगा। द ट्राइबल होम स्टे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, आदिवासी होम स्टे क्षमता निर्माण कार्यक्रम 2026 किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, तो इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ट्राइबल होम स्टे कैपेसिटी ना, ट्राइबल होम स्टे ट्राइबल लोगों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम को पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? समुदाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। जनजातीय होमस्टे मालिकों के आतिथ्य कौशल में सुधार करना है, इसका उद्देश्य है। जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के सही अवसर सृजित करना है, इसका उद्देश्य है। ये आपका प्रशिक्षण एजेंसी है IHM अशोक, है ना। ये बेसिकली आईटीडीसी की हॉस्पिटैलिटी आर्म है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये फर्स्ट बैच के 40 पार्टिसिपेंट होंगे इन राज्यों से, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। रिसेंटली जीपीटी 5.4 मिनी एंड नैनो एआई मॉडल्स वर लॉन्च्ड बाय द और विच ऑर्गेनाइजेशन? तो जीपीटी तो चैट जीपीटी तो ओपन एआई का है, तो जीपीटी 5.4 भी किसका होगा? ओपन एआई का है। ओपन एआई का जीपीटी 5.4 और नैनो एआई भी लॉन्च किया गया
लॉन्च किए गए टूल्स हैं, तो जो कि एआई के फील्ड से ही संबंधित होंगे। मॉडल्स वर लॉन्च्ड बाय द एआई रिसर्च कंपनी ओपन एआई के द्वारा मार्च में इसको लॉन्च किया गया है। दीज मॉडल्स आर स्मॉलर, फास्टर, कॉस्ट एफिशिएंट। ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होंगे, छोटे भी होंगे और तेज भी होंगे। प्रोवाइड लो कॉस्ट एआई सॉल्यूशंस देने वाले हैं ये। इनेबल हाई वॉल्यूम एंड रियल टाइम एप्लीकेशन होंगी। इंक्रीज एआई एडॉप्शन इन द इंडस्ट्रीज में भी एआई एडॉप्शन को किया जा सके, एआई को अडॉप्ट किया जा सके, उस पर काम करेगा। फीफा ने हाल फिलहाल में पार्टनरशिप कर ली है कौन से प्लेटफॉर्म के साथ? स्ट्रीमिंग कंटेंट के लिए। तो स्ट्रीमिंग के लिए यूट्यूब के साथ पार्टनरशिप की है कि इसके इस शुरुआत के जो 10 मिनट होंगे वो यूट्यूब पर स्ट्रीम किए जाएंगे। तो फीफा ने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के संबंधित कंटेंट की स्ट्रीमिंग के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? यूट्यूब के साथ में साझेदारी की है। तो ग्लोबल फुटबॉल फीफा पार्टनर्ड विद यूट्यूब फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026। अंडर दिस पार्टनरशिप ब्रॉडकास्टर्स कैन स्ट्रीम फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द मैचेस लाइव ऑन यूट्यूब। तो पिछले स्टार्टिंग के जो 10 मिनट होंगे उसको यूट्यूब पे लाइव किया जा सकता है। सेलेक्टेड फुल मैचेस एंड हाइलाइट्स हाइलाइट्स वगैरह ऑल्सो अवेलेबल किए जा सकते हैं पूरे के पूरे मैच के। टारगेट होगा डिजिटल ऑडियंस एंड इंक्रीज ग्लोबल रीच, स्पेशली यंगर व्यूअर्स तक फीफा को पहुंचाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। YouTube has been designated as a preferred digital platform for the tournament। पूरे टूर्नामेंट के लिए प्रीफर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म ये रहने वाला है। रिसेंटली गुजरात लॉन्च इट्स फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट को धोलेरा से लॉन्च किया गया है। गुजरात के द्वारा हाल फिलहाल में साउंडिंग रॉकेट को धोलेरा से लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करना। टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं भैया, टू कलेक्ट डेटा ऑन एटमॉस्फेयर एंड साइंटिफिक रिसर्च। हाँ, अनुसंधान से संबंधित डेटा एकत्रित करना, वायुमंडल और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित डेटा इकट्ठा करना है। मार्च 2026 में भैया गुजरात सरकार ने एक माइलस्टोन प्राप्त किया है, लॉन्च किया है साउंडिंग रॉकेट को, और कैरिड आउट फ्रॉम द टेम्परेरी लॉन्च फैसिलिटी नियर धौलेरा के पास में से ही इसको जो है बवालियारी रीजन से इसको लॉन्च किया गया है। इट वाज अ सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल रॉकेट है, डेवलप्ड बाय द प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप, प्राइवेट स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है एक, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है अहमदाबाद में। हाईलाइटिंग इंडिया से ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर को भी ये हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि जब प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी के द्वारा और डिजाइन और तैयार किया गया रॉकेट जब लॉन्च किया जा सकता है एटमॉस्फेयर के लिए, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को भी ये दिखा रहा है। स्टडी अपर एटमॉस्फेयर की पढ़ाई स्टडी करने वाला है। कलेक्ट साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करेगा, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स वगैरह के बारे में। सपोर्ट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और आगे के समय के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और रिसर्च का भी काम करने वाला है ये। अगला आपसे प्रश्न कह रहा है 12वां प्रश्न, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। अच्छा, सेबी के होल टाइम डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? होल टाइम मेंबर, अच्छा मेंबर किसको नियुक्त किया गया है? तो सेबी के होल टाइम मेंबर तो भैया मूर्ति जी को, के वी रमना मूर्ति जी को नियुक्त किया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, के वी रमना मूर्ति। तो कोमपेल्ला वेंकटा रमना मूर्ति हैज बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम member of Securities and Exchange Board of India (SEBI). His appointment was approved by the Appointment Committee of Cabinet. तो Appointment Committee of Cabinet for a tenure of 3 साल के लिए इसको किया गया। IOS सागर इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच रीजन? IOS सागर है ना, तो इंडियन ओशियन शिप जो है उसी से संबंधित है। तो इंडियन ओशियन शिप जो है वो जो कि इंडियन ओशियन रीजन में रहेंगे, तो इंडियन ओशियन शिप जो है जो कि इंडियन ओशियन रीजन में ही रहने वाले हैं, ये उसी से संबंधित है जिसको कि आईओएस सागर कहा जा रहा है। इसमें सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, है ना। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन ये है जो कि इंडियन ओशियन रीजन से संबंधित है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या यूएस सागर स्टार्टेड 16 मार्च को स्टार्ट किया गया। इसका मकसद है स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी, हिंद महासागर में सुरक्षा को बढ़ाना है। इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस रीजन में सबके लिए सिक्योरिटी और ग्रोथ को बढ़ाना है। और ये महासागर इट सपोर्ट द ब्रॉडकास्टर फ्रेमवर्क, और महासागर म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन्स, उसको भी सपोर्ट करना है। प्रैक्टिकल कॉपरेशन करना है, इंट्रोपरेबिलिटी को बढ़ाना है, पारस्परिकता को, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैरीटाइम ऑपरेशंस करना है। ठीक है, ये थे आज के बेहतरीन से प्रश्न जो आपको देखने को मिले। देखिए क्लास आपकी डेली हो रही है, कई बार हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए किसी सिचुएशन के कारण, लेकिन क्लास अब डेली हो रही है, क्लास में कोई छुट्टी आपको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, वैसे ही मिलेंगे बेहतरीन कंटेंट में अगली क्लास। थैंक यू सो मच। राम राम मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।